हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक त्रिपाठी आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक चैप्टर लेकर आया हूं ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चैप्टर का नाम है नरेशन। नरेशन आज हम सीखेंगे कि नरेशन क्या होता है। एग्जामिनेशन में एसएससी के एग्जामिनेशन में या बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे देखे गए हैं जिसमें हम एसएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें देखा गया है कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है या नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं या एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हमें चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है नरेशन। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये है कि नरेशन क्या होता है और किस तरीके से होता है। इस चीज़ को हम समझते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए ताकि आप सीख सकें कि नरेशन क्या होता है और क्या किस तरीके से नरेशन को हम सीखते हैं या किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा नरेशन। बच्चों से ये क्वेश्चन पूछने पर कि नरेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो ये आंसर करते हैं कि नरेशन जो है हमारा वो एक कन्वर्सेशन है या आप कह सकते हैं कि वो एक स्टोरी नरेट करने के प्रोसेस को नरेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं नरेशन देखूं तो नरेशन जो है वो कभी भी बेसिकली एक नरेट करने को नरेशन नहीं कहते। ठीक है, नरेशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों से जुड़कर बना है। एक आपका है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर में या कंपटीशन के एग्जाम में आप कह सकते हैं कि जब भी नरेशन बोलता है तो नरेशन का मतलब है वो आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ खासियत है जो हमको याद रखनी है, या हमें कैसे पता लगता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, देखिएगा डायरेक्ट स्पीच बेटा ये होता है आपका जब भी कन्वर्सेशन हो या आप कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में जब भी कोई मैसेज कन्वे किया जाता है, मैसेज जो है वो आपका कन्वे किया गया या दिया गया। तो जब दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, मैंने आपसे कोई स्टेटमेंट कहा, ठीक है, या मैं कोई एक स्टेटमेंट यूज करता हूं, जैसे मैंने कहा कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ईटिंग, तो ही सेड जो है ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट हो गया। लेकिन इसमें डायरेक्ट ये है कि जो मैंने आपसे कहा आई एम ईटिंग, मैंने एक स्टेटमेंट आपको दी और वो स्टेटमेंट आपने जो है सुनी। तो जब भी डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं दो। यानी मैं आपसे जब डायरेक्टली कोई मैसेज कन्वे कर रहा हूँ या डायरेक्ट आपसे कोई बात कहता हूँ तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। वही अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूँ तो कन्वर्सेशन यहां पर भी है कन्वर्सेशन यहां पर भी है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपको +2 देखने के लिए मिलेगा। यानी 2 से ज्यादा लोग वहां पर हैं जो कन्वर्सेशन में बेसिकली कन्वर्सेशन कर रहे हैं या उस बात को जो है वहां पर सुनने के लिए या उस मैसेज को करने देने के लिए 2 लोग से ज्यादा वहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच की पहचान बेटा हमेशा याद रखिए कि कभी भी जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस फॉर्मेट में आपको कुछ भी दे दिया आई एम ईटिंग और उसके बाद इसी का इनडायरेक्ट बन जाएगा आपका ही सेड दैट ही वॉज ईटिंग। अब क्योंकि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तो ये बड़ा इजी था मेरे लिए कि मैंने डायरेक्टली इसको स्टेटमेंट को लिख दिया कि ही वॉज ईटिंग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं क्वेश्चंस में कि आई एम ईटिंग तो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आपने डायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया। या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ये क्वेरी होती है कि आई को मैंने ही क्यों बनाया, एम को मैंने वॉज में क्यों लिखा, और अगर ये पास्ट में चेंज हुआ ये भी चेंज हुआ तो ये क्यों चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका
स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, अभी एसएससी के एग्जामिनेशन में अगर स्टूडेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो ये फिर भी इजी है, लेकिन एसएससी ने क्या किया है कि वो आपको इनडायरेक्ट देता है और डायरेक्ट में आपको चेंज करना होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में मूव करना हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रैप होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना बहुत आसान है, ये आपको टीचर सिखा भी देते हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, या फॉर्मूलेज वगैरह याद है उन्हें तो वो कर लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे आना है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स समझा देना चाहता हूँ, ताकि हम जो है इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझ सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो याद रखेंगे सबसे पहले कि कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है तो उसमें सबसे पहली बात कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होगा। ठीक है, कोई भी जो भी आपका स्टूडेंट होगा या जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में एक चीज बड़ी कॉमन होगी कि वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जरूर इसमें यूज करेगा, जो भी कोटेशन आपको देगा उसमें। दूसरी चीज यहाँ पर आपको हो सकता है देखने के लिए मिले कि सेट लगा हो, वर्ड सेट का यूज किया गया हो। इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच की आइडेंटिफिकेशन तो हो गया कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया है, सेट लगा हुआ होगा। ठीक है, या हो सकता है कुछ सेंटेंसेस में सेट टू भी लगा के दे देता है। तो जो बेसिक्स हैं इसके वो समझेंगे। सबसे पहले बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि कभी भी ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपको दिया होगा, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है किसमें? दैट में। जो भी स्टेटमेंट आप बनाएंगे उसमें आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करें। ये रूल बेटा हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता, ये रूल जो है वो हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जो एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इसके, वो बताया जाएगा आपको कि किन केसेस में जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज नहीं किया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको सेट दिया हो, सेट को आप सेट में ही रखें, चेंज ना करें। सेट टू दिया हो, आप इसको टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको सेड टू दिया हो तो आप इसको टेल में चेंज करिए, और अगर आपको सेज टू दिया हो तो आप इसको टेल्स में चेंज करें। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हो गए इसके। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंज इन मॉडल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूं, चेंज इन मॉडल्स। मॉडल्स का चेंज आपने वर्ब में चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वैसे तो 13-14 के आसपास हैं, लेकिन यहाँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वर्ड है कैन, CAN, कैन। कैन को हमेशा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय कुड में चेंज करेंगे। इसके बाद शैल हमेशा मेरा शुड में बदलेगा, विल मेरा वुड में बदलेगा, मे मेरा जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया चेंज इन मॉडल्स। इसके बाद आप याद रखें, जब भी किसी भी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि दिए जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं चेंज इन टाइम एंड प्लेस, तो मैं हेडिंग दे रहा हूं चेंज इन टाइम एंड प्लेस। समय और स्थान में परिवर्तन। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसको पूरा कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड चूज किया नाउ। नाउ को जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन्हें पता होता है, हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नाउ को हमेशा देन में चेंज किया जाता है। हेयर को देयर में चेंज किया जाता है, दिस को दैट में चेंज किया जाता है,
दीज को दोज में चेंज किया जाता है। तो जैसे आपने दीज दोज को चेंज किया उसी तरीके से आप टुडे को दैट डे में चेंज कर सकते हैं, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही टुमारो को आप चेंज कर सकते हैं द नेक्स्ट डे, या फिर आप डे आफ्टर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और वर्ड्स हैं आपके, जैसे यस्टरडे हो गया। तो एक वर्ड और है हमारा, जैसे कि यस्टरडे हो गया, आप यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ को आपने देन में चेंज किया है, हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में चेंज किया, टुनाइट को दैट नाइट में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को उसी तरीके से आप द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जिनको ये चीजें पता है उनके लिए ये मान कर चलिए कि आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। बचा हुआ 50% जो क्वेश्चन है, वो जो नेक्स्ट फॉर्मेशन में आपको सिखाने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, उससे आप बचा हुआ 50% क्वेश्चन 100% में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और आंसर आपका 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट करने के बाद मैं जो है आपको कुछ और आगे के स्टेप्स बता रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसके बेसिस पे आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका स्टेप है नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये है आपका कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, सन 1 2 3। ये फॉर्मूला है जिससे नरेशन के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ये समझिए कि 1 का मतलब हो गया आई और वी, सेकेंड का मतलब हो गया यू, और थर्ड का मतलब हो गया ही, शी, इट और दे। ठीक है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, और एन का मतलब हो गया नो चेंज। ठीक है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सन 1 2 3, 1 मतलब आई वी, 2 मतलब यू, 3 मतलब ही, शी, इट और दे। एस का मतलब सब्जेक्ट से है, 2 का मतलब ऑब्जेक्ट से है, और 3 का मतलब नो चेंज से है। अब क्या करना होता है ये समझिए। जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में आई या वी दिया हो, आप उसको सब्जेक्ट से मैच कराइए। सेकेंड पर्सन दिया है, यू दिया हुआ है, तो आप उसको ऑब्जेक्ट से मैच कराइए, और थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो आप उसमें नो चेंजेस यानी नो चेंज करेंगे। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में आप सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। किस तरीके से यूज होता है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेंस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो। टेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टेंस को किस में चेंज करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, कि उनको यही नहीं पता होता कि टेंस जो है वो पता कैसे चलता है कि कौन सा टेंस है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि कौन सा टेंस है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और चेंज किस में होगा ये कैसे पता लगेगा। सबसे पहला फॉर्मूला, कभी भी आपको प्रेजेंट टेंस दिया हो, या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो, तो आप उसको बदलिए पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो आप उसको बदलिए पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट दिया हो तो एनसी यानी नो चेंज। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। अब क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपका एस, ई एस
या फिर डू लगा हो, ठीक है, एस ई एस या फिर डू या फिर डज लगा हुआ हो, आप उसको कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एस लगा होगा या ई एस लगा होगा या डू या डज लगा होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये इनमें से कोई भी दो चीज़ें भी तो आ सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। आप तीनों में से किसी एक को ही यूज़ कर सकते हैं, या चारों में से एक ही आएगा सेंटेंस में, एक के अलावा दो नहीं हो सकते। इसको एस या ई एस को या डू या डज को आप चेंज करते हैं या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में या फिर डिड में चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब अगर मेरा कोई भी सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करता है या डिड यूज करता है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा हैड प्लस V3 में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो है मेरा उसमें हैड प्लस V3 यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इससे आप पता लगा सकते हैं टेंस कौन सा है और किस टेंस को किस में चेंज करना है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया, जो कि आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। दूसरा, अगर मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो, कॉन्टिन्यूअस को बेटा प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो याद रखिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हो तो आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अगेन एनसी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, सबको ही पता होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब हो गया इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे वो है आपका परफेक्ट के लिए। कभी भी अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो तो मैं उसको पास्ट परफेक्ट में बदलूंगा, और ऑलरेडी ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट अगर कभी भी दिया हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में गया और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किसी में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें कोई चेंजेस नहीं रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हो गई बेटा आपका हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और यहाँ पर हैड प्लस V3 यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे तो वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जो आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं फॉर्मूला नंबर 1 में, ठीक है। इसके अलावा एक चौथा फॉर्मूला भी है, ये बहुत कम पूछा जाता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हो तो एज डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगेन फिर से कोई चेंजेस नहीं होते। इसकी पहचान है हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, और यहाँ पर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। फॉर्मूले पढ़ने के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। ये इसलिए आपको बताया गया बेटा क्योंकि हमेशा याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिस तरीके से मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको थ्योरम पता होती है, उसी तरीके से जब आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको उसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि हम किसको किस में चेंज करेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी, और क्या क्या चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि नरेशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको कुछ फॉर्मूलों से क्लियर कर देता हूँ कि आखिर नरेशन में चेंजेस होते कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फॉर्मूला अगर बच्चों आपको याद हो तो फॉर्मूला था सन 1 2 3, 1 था आई और वी, 2 था यू और 3 था ही शी इट और दे। एस मतलब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है और एन मतलब नो चेंज होता है। और रूल के अकॉर्डिंग 1 को एस में, 2 को ओ में और 3 को एन में चेंज करते हैं।
क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये समझेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर कह दिया आई एम स्लीपिंग और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। जब इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो याद रखेंगे सबसे पहले इतना फॉर्मूला या इतना पार्ट चेंज किया जाता है। एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो बाहर वाला सेक्शन है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो सेक्शन है मेरा इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। कुछ फैक्ट्स हैं इन दोनों से रिलेटेड जो कि मैं आपको समझाऊंगा आगे कि किन किन चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है जहाँ पर इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका सन 1 2 3, याद रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच ये होती है आपकी, जो आपका फॉर्मेट है इसमें 1 2 3 जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच से उठाया जाता है, और SON जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच से उठाया जाता है। ठीक है, करना क्या होता है आपको, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होती है, जिसमें आपने ही का ही रखा, सेड का सेड ही रहेगा, और जैसा ऊपर मैंने आपको बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमेशा दैट में चेंज करा जाता है, तो आपने इसको दैट में चेंज कर दिया। बचा हुआ पोर्शन है मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच का जिसमें आई एम स्लीपिंग लिखा है, तो आई बेटा ध्यान देंगे, आई कौन सा पर्सन है, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और वी यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने इसको मिलाया है किससे, सब्जेक्ट से। इसका मतलब हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर आई और वी दिया हो तो आप रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो लिखा हो उसको कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आई वी होने पर बाहर जो भी सब्जेक्ट हो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ही सेड दैट ही। टेंस में आपको पता है एम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, यानी एम की जगह वॉज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज, और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहां पर ही वॉज ईटिंग हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट लेते हैं बेटा, दूसरा कंसेप्ट है आपका ही सेड कॉमा ही सेड टू मी कर लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको जब चेंज करेंगे तो अगेन फिर से आप इतना ही पोर्शन उठाएंगे और उसके बाद ये पोर्शन उठाएंगे। ही का ही हो गया, ऊपर ही बताया था सेट टू एक साथ यूज हो तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर से चेंज हुआ, दैट बन गया, पर्सन यहाँ पर लिखा हुआ है यू, रूल के हिसाब से यू सेकंड पर्सन है और उसको ऑब्जेक्ट से मीट करते हैं, यानी बाहर जो ऑब्जेक्ट दिया होगा वो यहाँ आ जाएगा। जरूरी है कि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पता हो, प्रोनाउन चैप्टर में नहीं पता है तो मैं लिखवा दूंगा आगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, आर फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट में जाएगा आई वॉज और ये हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग, यानी सेंटेंस फ्रेम हुआ ही टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग। फिर इसके बाद तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he is crying, और फिर से आप इतने पोर्शन को चेंज करेंगे, ही का ही होगा, सेड का सेड ही रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आपने चेंज किया दैट में, और इसके बाद आपने देखा ही यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ही शी इट या दे दिया हो तो उसको थर्ड पर्सन यानी नो चेंज यहाँ पर होगा, तो ही का ही हो गया, इसकी जगह वॉज करेंगे क्योंकि टेंस चेंज होगा आपका, और यहाँ पर क्राइंग की जगह क्राइंग ही रहेगा, तो सेंटेंस फ्रेम होगा ही सेड दैट ही वॉज क्राइंग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट थे, इन्हीं तीन फॉर्मेट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में फेस करने होते हैं।
आगे और भी इसके सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स हैं जो कि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और समझाएंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको और बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकें। इतना ये बेसिक था आज का। इस चैप्टर का मैंने आपको बेसिक पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। बचा हुआ पार्ट आपको दूसरी वीडियो में हम आपको चारों सेंटेंस या जो भी 4 टाइप्स के सेंटेंस इसमें होते हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही अगर आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस के एज अ पीडीएफ वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप क्वेश्चंस फॉलो कर सके या उनको सॉल्व कर सके, और सॉल्यूशंस भी उनके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना रखेंगे, बाकी का कंटेंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। आज के लिए धन्यवाद।